हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, रेलवे 2022 ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए दमदार साइंस की एक वीडियो बनाई है। और साथियों, ये साइंस जीके का गर्दा वीडियो है। प्रश्नों में दम लगे तो वीडियो को लाइक करना, दम ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि साइंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर रेलवे एग्जाम्स। और साथियों, ऐसा ही नहीं है, रेलवे के लिए सभी लेवल के पेपर्स के लिए ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को न गंवाएं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। और साथियों, सभी प्रश्नों के साथ साथ मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी का फुल एनालिसिस करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे वो सारे कवर करा जाएंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रकाश का रंग होता है वो निर्भर करता है आपका तरंग दैर्ध्य पर, और प्रकाश तरंग उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, मैंने बता दिया। और लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो रेड कलर है, लाल रंग के जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जबकि जो नीला रंग है, ब्लू कलर, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। इन दोनों स्पेशल फैक्ट को भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। देखिए, जो वायुयान होते हैं उनके जो टायर होते हैं उनको फुलाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है उनके टायरों को फुलाने के लिए। और देखिए, नाइट्रोजन ही क्यों प्रयोग की जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन गैस है इसका जो दबाव है और प्रेशर है वो कम होने के कारण जो वायुयान के उतरते और रुकते समय विस्फोट की संभावना कम बनी रहती है। इसलिए जो है नाइट्रोजन गैस उनके टायरों में, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वाकई दमदार मिलेंगे। जब आप वीडियो को ईमानदार से देखिए पहले, उसके बाद में आप वीडियो को लाइक डिसलाइक करने का फैसला करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है पशु चारकोल का। और देखिए, जो कच्ची चीनी होती है इसको रंग विहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग होता है, जबकि जो लकड़ी का चारकोल होता है, लकड़ी के चारकोल का प्रयोग होता है रोगाणुनाशी पदार्थ के रूप में बारूद बनाने में। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लकड़ी का चारकोल किसके बनाने में प्रयोग होता है। तो रोगाणुनाशी पदार्थ के रूप में बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है, जबकि कच्चे चीनी को रंग विहीन करने के लिए पशु चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जल की स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं किस विधि से दूर की जा सकती है। तो वह विधि है आपकी आसवन विधि। आसवन विधि से ही जल की दोनों तरह की जो कठोरताएं हैं वो दूर की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? देखिए फ्रेंड्स, जो इस विधि में जल को उबालते हैं पहले और उसे वाष्प के रूप में परिणत कर दिया जाता है, अर्थात बदल दिया जाता है वाष्प में, और फिर से पुनः वाष्प को संग्रहित करके जल में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यही विधि है आपकी आसवन विधि। और इस प्रकार से जो जल की दोनों प्रकार की कठोरताएं होती है वो दूर हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर्स के द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने लगभग सभी ने डॉक्टर्स के पास ये देखा भी होगा। तो ये सिद्धांत है आपका ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। कौन सा? स्टेथोस्कोप। और डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप, जिसे हम आला भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही चलता है। और इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे जो हार्ट होता है, हृदय और फेफड़े, उनके रोगों की पहचान की जाती है इस स्टेथोस्कोप के माध्यम से। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन भाई साहब, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। जो घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं उनसे संबंधित आपके बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं एग्जाम में, आपने अक्सर देखा भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायलिसिस, आपने सभी सुना होगा, सभी ने। डायलिसिस जो है इसका संबंध शरीर के किस अंग के रोग से है। तो देखिए, जो डायलिसिस होती है फ्रेंड्स, इसका संबंध आपका किडनी के रोग से। किडनी को वृक्क भी कहते हैं और गुर्दा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और डायलिसिस का संबंध किससे है? वृक्क और गुर्दे की बीमारी से है। और गुर्दे की कार्यात्मक इकाई यदि आपसे पूछे जाए तो क्या होती है, तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। जबकि ईसीजी आपने सुना होगा, ईसीजी का संबंध हृदय रोग से होता है। और जो एक होता है ईईजी का संबंध आपका दिमागी बीमारी का पता लगाने के लिए, अर्थात मस्तिष्क के रोगों का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि हृदय रोग से संबंधित आपका ईसीजी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। कोयले की वह किस्म कौन सी है जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम अर्थात कम से कम तथा अधिकतम नमी होती है। देखिए फ्रेंड्स, कितना दमदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि कोयले की वह मात्रा बताइए जिसमें कार्बन की मात्रा तो कम होती है, बहुत कम, न्यूनतम, और उसमें नमी अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स, वह किस्म है आपकी लिग्नाइट किस्म का वह कोयला होता है। और देखिए और भी जान लेते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। कई बार पूछा जाएगा आपसे कि भूरा कोयला किसे कहते हो। भाई साहब, भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को, याद रखेगा। किसे कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं।
इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? न्यूनतम होती है। न्यूनतम का मतलब कितना है कि 25 से 30% तक होती है इसमें किसकी कार्बन की मात्रा, जबकि नमी जो है इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक होता है आपका पीट कोयला, यह कोयले की प्राथमिक अवस्था होती है और इसमें कार्बन का अंश केवल 50 से 60% तक होता है, जबकि नमी इसमें भी अधिक मात्रा में होती है। एक आपका पीट कोयला जो है इसे रेसा भी पाया जाता है। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पीट कोयले में क्या पाया जाता है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा रेसा किस कोयले में पाया जाता है। तो रेसा आपका पीट कोयले में पाया जाता है और ये इसकी किसकी कोयले की प्राथमिक अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है। एक आपका होता है एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 से 95% तक इसमें कार्बन पाया जाता है और यह अधिकतर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसे सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, किसे? एंथ्रेसाइट कोयला को। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, तारों के रंग किस पर निर्भर करते हैं? तो तारों के जो रंग होते हैं फ्रेंड्स वो निर्भर करते हैं अपने ताप पर, जो उनका तापमान होता है, टेम्परेचर, उस पर निर्भर करता है तारों का रंग। और तारे का रंग क्या करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों में ताप का जो उत्सर्जन होता है वो परमाणु संलयन की क्रिया के माध्यम से अपार ऊर्जा का निर्माण होने से होता है। देखिए जो तारों में ताप का उत्सर्जन होता है वो किससे होता है? वह क्रिया है आपकी परमाणु संलयन की क्रिया, और इसके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है और तारे फिर चमकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका फैक्ट है कि तारे में यदि पूछे जाए आपसे हाइड्रोजन कितनी होती है? हाइड्रोजन इसमें 70% होती है, 28% इसमें हीलियम और 1.5% में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों पाई जाती है 1.5% की मात्रा में। जबकि जो लौह अयस्क होते हैं, जो भारी तत्व होते हैं, आयरन होता है, वो इसमें 0.5% ही पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तारों में क्या होता है? ताप का उत्सर्जन होता है किसकी विधि से? परमाणु संलयन की विधि से, और उसके बाद में उनमें अपार ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। तो तारे का रंग उसके तापमान पर अर्थात टेम्परेचर पर निर्भर करता है। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आप सभी समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स एक्सरे मशीन का जो आविष्कार है वो किया था विल्हेम रोंटगेन ने। विल्हेम रोंटगेन ने कब किया था? 1895 ईस्वी में किया था। आपसे अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आविष्कार से संबंधित प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स वे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, उन सभी को आप कैसे भी करके रट लीजिएगा। और यदि बात की जाए विद्युत बल्ब की, तो विद्युत बल्ब का निर्माण जो हुआ था 1878 में और ग्रामोफोन का 1887 में। किसने किया था? इन दोनों का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। देखिए ग्रामोफोन अलग है, टेलीफोन अलग है, बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि विद्युत मोटर की खोज यदि पूछी जाए किसने की थी, तो विद्युत मोटर की खोज की थी आपकी माइकल फेराडे ने। कब की थी? 1821 ईस्वी में की थी। जबकि जो विद्युत जनरेटर है इसकी खोज भी किसने की थी? माइकल फेराडे ने ही की थी। और कब की थी? 10 वर्ष बाद 1831 ईस्वी में की थी। और रेडियो की खोज इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने की थी 1901 ईस्वी में। तो भाई साहब सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन धुआंधार है, दमदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, तो वह किस धातु से बना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स वह बना होता है आपका टंगस्टन धातु का। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट सुनिएगा, विद्युत बल्ब द्वारा जो विद्युत प्रकाश होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और इसमें क्या होता है कि कांच बल्ब के अंदर की ओर दो तार होते हैं, उन तारों पर टंगस्टन का बारीक तंतु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं वो जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद में इनमें विद्युत धारा के प्रभाव से तंतु अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। जब इनमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो तंतु जो होता है फिलामेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म हो जाता है। उसके बाद वह चमकने लगता है अर्थात प्रकाश देने लगता है। और जो टंगस्टन का प्रयोग है इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। कितना होता है? लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और बल्ब में एक अक्रिय गैस भरी जाती है जिसका नाम है ऑर्गन। इसकी भी थोड़ी सी मात्रा भर दी जाती है। क्यों भर दी जाती है? क्योंकि इससे जो टंगस्टन है वह उसका वाष्पन नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा दोबारा से। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मच्छर कोयल आप सभी ने देखी होगी। मच्छर कोयल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? जो मच्छर कोयल में प्रयोग होता है पाइरेथ्रिन नाम का एक पदार्थ, वह किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स वह आपका प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। और देखिए जो पाइरेथ्रिन है ये जो पदार्थ होता है ये मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयोग होता है। और ये गुलदाउदी तथा गेंदा, गुलदाउदी और ये जो गेंदा के पुष्प होते हैं उससे प्राप्त होता है। और एक बीजीय पौधे किन्हें कहते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो एक बीजीय पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प कौन सा है? गेंदा है। और एक होता है आपका मलेरिया निदान, मलेरिया बीमारी आप सुने होंगे मच्छर के द्वारा फैलती है। मलेरिया निदान के लिए भी एक होता है आर्टीथर,
आर्टिथर नाम की एक औषधि होती है मलेरिया निदान के लिए। तो ये औषधि भी भाई साहब एक बीजीय पौधे से ही प्राप्त होती है। और मैंने आपको बता दिया एक बीजीय पौधे भी होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि मच्छर कोयल में प्रयोग होने वाली जो पायरेथ्रिन है वह किससे प्राप्त होती है, एक बीज वाले पौधे से प्राप्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरणीय संकट के लिए किस वृक्ष को सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है? जबरदस्त धुआं प्रश्न। तो वह वृक्ष आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट के लिए जिम्मेदार माना जाता है सबसे अधिक। और क्यों माना जाता है वो सुनिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो यूकेलिप्टस वृक्ष होता है उसके लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होने से यह वृक्ष क्या करता है कि मृदा की जो ह्यूमस होती है उस ह्यूमस को यह सोख लेता है, जो पैदावार को प्रभावित करती है। और बढ़ती पानी की समस्या और वर्षा को भी यह वृक्ष क्या करता है, अत्यधिक प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि पर्यावरण संकट के लिए कौन सा वृक्ष जिम्मेदार होता है, यूकेलिप्टस का सबसे अधिक मात्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 13। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वस्तु के भार में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है उसके भार में क्या होता है, उसके वेट में लॉस हो जाता है, उसके भार में कमी हो जाती है, उसका भार घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मन बल का, जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का 1/6 अर्थात 1/6वां भाग होता है। और इसलिए क्या होता है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वहां पर क्या है, वायुमंडल का अभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। स्टेनलेस स्टील, ये आपकी स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? तो मैंने एक बार पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन आपको बताया था। तो इसमें प्रयुक्त होती है आपकी क्रोमियम नाम की धातु। और स्टेनलेस स्टील में यदि बात की जाए तो सबसे अधिक मात्रा में 10% क्रोमियम होता है, 0.25% आपका कार्बन और लगभग 0.35% आपका मैग्नीज तथा बाकी होता है आपका आयरन। और इस पर क्या होता है कि वायु और जल का, इसका में क्या होता है, वायु जल आदि का साधारण परिस्थितियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि इसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है। किसमें? स्टेनलेस स्टील में को बनाने के लिए लोहे के साथ यदि क्रोमियम मिला दिया जाए तो उसमें जल और वायु का साधारण परिस्थितियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इससे जो औजार बनते हैं जो शल्य चिकित्सा के काम आते हैं, शल्य चिकित्सा के औजार और बर्तन बनाने में ये काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हल्दी होती है हम हल्दी उसके पौधे के तने से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु को गर्म करने से विस्तारण होता है, कहने का मतलब उसका फैलाव होता है गर्म करने से। यदि आप किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका फैलाव होगा जिससे पदार्थ का घनत्व क्या होगा, घनत्व घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। धान के खेत से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से सबसे अधिक मात्रा में निकलती है आपकी मीथेन गैस। हालांकि और गैस भी निकलती है लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में निकलती है मीथेन गैस। और धान के पौधे के जो पुआल होती है उसमें कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है जिनमें सबसे अधिक मात्रा में मीथेन पाई जाती है और कुछ मात्रा में इथेन व वायुमंडलीय नाइट्रोजन भी होती है। फसल होने के बाद जब धान की जड़ों से बैक्टीरिया के सड़ने से ये सभी जो उपरोक्त गैसें हैं कौन कौन सी, मीथेन, इथेन और वायुमंडलीय नाइट्रोजन, तो ये सभी क्या होती है, वायुमंडल में विसर्जन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शहतूत साल किससे बनाई जाती है? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। जो शहतूत साल होती है वो किससे बनाई जाती है? तो वो चिरू के बालों से बनाई जाती है। चिरू है क्या? तो चिरू आपके सामने ये है, ये एक जानवर है जो कहाँ पाया जाता है, ये तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है और इससे इसके बालों से क्या होती है, साल बनाई जाती है, शहतूत साल जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? बचपन से सुनते आ रहे हैं इस बात को। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है और प्रेशर कुकर में अधिक दाब उत्पन्न हो जाता है जिससे पानी का क्वथनांक जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है और वस्तु को अधिक क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। वस्तु को अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है जिससे खाना शीघ्र पक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। स्वचालित कलाई घड़ियों को ऊर्जा कहां से मिलती है? देखिए फ्रेंड्स, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो जो आपने देखा होगा, शायद आपने बांधी होगी, तो इन घड़ियों को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है हाथ के हिलाने से अर्थात कलाई के हिलने से। और स्वचालित जो ये कलाई घड़ियां होती है इनके चलने के लिए ऊर्जा हेतु जो बैटरी होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह घड़ी पहनने वाले के हाथ के संचलन से अपने चलने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। यदि 2-3 दिन तक घड़ियां हाथ में नहीं पहनी जाए तो ये बंद हो जाती है। आपने ये प्रैक्टिकल के तौर पर देखा भी होगा, जब जिसके पास
पुराने समय में ये हाथ में बांधने वाली जो अपने आप चलती थी घड़ियां, तो साथियों वो हाथ के हिलने से संचालित होती थी और यदि आप 2-4 दिन तक उन घड़ियों को हाथ में ना पहने तो वो बंद हो जाती थी। चलिए, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। यदि ईमानदारी से आपने वीडियो को देखा है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और जिसके पास कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और सभी दोस्तों में धुआं कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।